दोस्तों नमस्कार। लगभग 10 महीने पहले जब बिहार में विधानसभा चुनाव का परिणाम निकल कर आया था दोस्तों, उसके बाद से लगातार बिहार की राजनीति में एक सवाल खड़ा है, अनुत्तरित है, कोई जवाब इसका नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को किसकी नजर लग गई? क्यों मुकेश सहनी बिहार की राजनीति के क्षितिज से लगभग गायब जैसे दिखते हैं? केवल कुछ बयान आते हैं मुकेश सहनी के कुछ बयान आते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में बने हुए हैं, लेकिन यह केवल और केवल एक औपचारिकता सी दिखती है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल मुकेश सहनी को नजर किसकी लगी है, वो कौन से कारण हैं जिस कारण से आज मुकेश सहनी बिहार की राजनीतिक क्षितिज से ओझल से हो गए हैं। दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों चाहे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव रहा हो, 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव रहा हो, 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव रहा हो, या फिर 2014, 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव, लगातार 3 लोकसभा चुनाव, 3 विधानसभा चुनाव की कोई भी चर्चा मुकेश सहनी के बगैर पूरी नहीं होती थी। दोस्तों जिन दिनों भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी जैसे धूमकेतु का उदय हो रहा था, पूरे देश की राजनीति में एक परिणाम निकल कर आया 2014 में लोकसभा चुनाव का, जब 30 वर्षों के बाद 1984 के बाद 2014 में पहली बार किसी राजनीतिक दल को अपने बल पर बहुमत मिला था। भारतीय जनता पार्टी बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ नहीं थी। माइनस नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 2 चुनाव लड़ा, 2014 का लोकसभा चुनाव और 2015 का विधानसभा चुनाव। दोस्तों 2014 का लोकसभा चुनाव जब बिहार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को 31 सीटों पर सफलता मिली, भारतीय जनता पार्टी के 22 सांसद चुने गए, तो उन दिनों बिहार में एक लड़का मुंबई से आया था लौटकर, मल्लाह जाति निषाद समाज के कुछ मुद्दों को लेकर। मुद्दा कोई बड़ा नहीं था, एक ही मुद्दा था कि निषाद को, समाज को, मल्लाह समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दे दीजिए और अपने समाज के अंदर वो जन जागरण का काम करने लगा। धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी बनी दोस्तों, 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव आते आते 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मुकेश सहनी के अभियान का लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी मिला था। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई बहुत बड़ी बड़ी रैलियां नहीं की थी मुकेश सहनी ने, लेकिन कुछ बयान ऐसे आए थे मुकेश सहनी के जिससे यह स्पष्ट दिखा कि मुकेश सहनी का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। वैसे भी बिहार का सहनी समाज राम जन्मभूमि के आंदोलन के दिन से ही 1990-91 के बाद से जितने भी चुनाव हुए बिहार में, प्रायः अधिकतर समय भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखी निषाद जाति। लेकिन दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2015 आते आते स्थिति ऐसी बनी कि मुकेश सहनी अमित शाह के साथ मंच पर भाषण करते हुए दिखे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति इतनी आसान होती नहीं है। मुकेश सहनी ने भी एक राजनीतिक दल का गठन किया, विकासशील इंसान पार्टी। परिस्थिति कुछ ऐसी बदली कि 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते मुकेश सहनी ने तय कर लिया कि अब चुनावी राजनीति में अपनी पार्टी के माध्यम से अपनी भूमिका तैयार करनी है। चुनाव लड़े, 3 सीटें मिली उनको, गठबंधन के साथ गए, बीजेपी को छोड़कर चले गए गठबंधन के साथ, क्योंकि उनका मानना था मुकेश सहनी का कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति का दर्जा देने से इनकार कर रही है, टाल मटोल कर रही है। इसी को मुद्दा बनाकर मुकेश सहनी गए महागठबंधन के साथ। तेजस्वी यादव आरजेडी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ गए, 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी। खुद
खगड़िया लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे, मधुबनी लोकसभा सीट से बद्री पूर्वे मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार बने, मुजफ्फरपुर से राजभूषण आजाद जो अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो मुजफ्फरपुर से कैप्टन जय नारायण निषाद के पुत्र अजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़े। सफलता नहीं मिली, तीनों सीटें हार गई विकासशील इंसान पार्टी। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में ठीक साल भर के बाद, लगभग 15 महीनों के बाद परिस्थिति ऐसी बनी कि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, बीजेपी के साथ आ गए। यह आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ में छुरा भोंका। और 2020 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, एनडीए के साथ गठबंधन में लड़े, 4 सीटों पर जीत भी हुई। मुकेश सहनी खुद एमएलसी बने, बिहार में सरकार बनी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो मंत्री भी बने। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर मुकेश सहनी यूपी में भी चुनाव लड़ना चाहते थे और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद बढ़ा। बीजेपी नहीं चाहती थी कि मुकेश सहनी यूपी में चुनाव लड़े, या लड़े तो फिर बीजेपी का समर्थन करें। लेकिन बीजेपी का पहले से वहां निषाद पार्टी, संजय निषाद उसके नेता हैं, उस पार्टी से गठबंधन हो चुका था। तो मुकेश सहनी, स्थिति ऐसी बनी कि मुकेश सहनी मंत्रिमंडल से बिहार में निकाले गए, उनकी पार्टी भी टूट गई। उनकी पार्टी के जो विधायक जीते थे, एक का निधन हो गया था और 3 विधायक जो बच गए थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यानी मुकेश सहनी के पास न एमएलसी का पद बचा, न मंत्री रहे और 3 विधायक भी बीजेपी में चले गए। मरता क्या न करता, मुकेश सहनी वापस आ गए आरजेडी के साथ। और जब आरजेडी के साथ आए दोस्तों, तो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े, फिर 3 सीटों पर लड़े, लेकिन खुद उम्मीदवार नहीं थे। इस बार मधुबनी के बदले झंझारपुर की सीट मिली उनको, और मुजफ्फरपुर के बदले मोतिहारी की सीट मिली, और खगड़िया के बदले गोपालगंज की सीट मिली। फिर परिणाम वही हुआ। लहर थी नरेंद्र मोदी की, नीतीश कुमार की, महागठबंधन को सीटें नहीं मिली। असली खेल हुआ दोस्तों 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान। 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी को पहली नजर लगी, तब जब लगातार गठबंधन में रहने के बावजूद, जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने यह कहा था कि पीठ में छुरा भोंका गया था। तो आप कितने सहमत हैं दोस्तों, बताइएगा कमेंट करके। लेकिन मेरा मानना है कि 2020 में तो उनको पहले बता दिया गया था कि भाई आपको हम इतनी सीटें देंगे और शेष जो है आपके उम्मीदवार हमारी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, जिस कारण से उन्होंने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया था और बीजेपी के साथ चले गए थे। लेकिन 2025 में उनके साथ और बुरा खेल हुआ, और बुरा खेल हुआ। ये तो जैसे आप कह सकते हैं ना कि पीठ पर मारना, ये तो सीने पर प्रहार था। उस गौरा बौराम सीट पर भी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, जो मुकेश सहनी का गृह क्षेत्र था, जहां से मुकेश सहनी खुद लड़ना चाहते थे। वो सीट आरजेडी ने मुकेश सहनी को नहीं दी। जिस दूसरी सीट पर, सिमरी बख्तियारपुर, महिषी जैसे विधानसभा सीट पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ना चाहते थे, गौरा बौराम के अलावे, या फिर अपने भाई संतोष सहनी को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, वो सीटें भी मुकेश सहनी को नहीं मिली। आरजेडी ने सब सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। मुकेश सहनी को सीटों की संख्या नहीं बताई गई और चुपके छुपके अपने उम्मीदवारों को आरजेडी ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया। स्थिति ऐसी हो गई दोस्तों, जब नॉमिनेशन का अंतिम दिन आया तब मुकेश सहनी को पता चला कि यार सब कुछ लूट चुका है। गौरा बौराम से भी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और एक मुसलमान को टिकट दे दिया है। स्थिति यह हुई कि अंतोगत्वा मुकेश सहनी के गृह विधानसभा सीट गौरा बौराम से मुकेश सहनी के भाई पहले ही मना कर चुके थे मुकेश सहनी कि वो नहीं लड़ेंगे चुनाव। क्योंकि जब आरजेडी ने एक मुसलमान को उम्मीदवार बना दिया तो फिर भले ही आरजेडी ने बाद में कहा कि नहीं, हम उस उम्मीदवार को विड्रॉ करते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता यह बताने की आवश्यकता नहीं थी। फिर स्थिति यह हुई कि
मतदान से एक दिन पहले मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने खुद को चुनावी मैदान से विड्रॉ किया, जिससे कि कम से कम प्रतिष्ठा तो बचे। फिर परिणाम आया विधानसभा चुनाव का, मुकेश सहनी तो 0 पर आउट हो गए, लेकिन इसकी कीमत आरजेडी को भी चुकानी पड़ी। आरजेडी को भी चुकानी पड़ी, 25 सीट पर आरजेडी आके अटक गई। दोस्तों, सबसे बड़ी नजर जो लगी मुकेश सहनी को ना, वो लगा विधानसभा चुनाव के दौरान, जब उनके साथ खेल किया गया। किसी बड़े जैसे कोई, अगर आपको पहले एहसास हो जाए अगर कि फलाना व्यक्ति धोखा देने वाला है, तो आप सावधान रहेंगे। लेकिन यह स्थिति होगी मुकेश सहनी की कि मुकेश सहनी जिन सीटों पर उम्मीदवार भी खड़े करेंगे, कांग्रेस के द्वारा छोड़ी गई कुछ सीटों पर मुकेश सहनी ने उम्मीदवार भी खड़ा किया, वहां भी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। वैसे 2 विधानसभा सीटों पर आरजेडी ने फिर बाद में जो है अपना उम्मीदवार ही मुकेश सहनी को दे दिया कि आप इन्हीं को लड़ा लीजिए अपनी टिकट पर। लेकिन माहौल खराब हो चुका था, माहौल ऐसा बिगड़ चुका था दोस्तों कि मुकेश सहनी को ही असदुद्दीन ओवैसी ने मुद्दा बना दिया। मुद्दा क्या बना दिया कि 3% वाले को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे और 17% वाले को ठन गोपाल। तो परिणाम साफ हो गया। परिणाम साफ होते ही दोस्तों सबसे बड़ी बात हुई कि मुकेश सहनी उसके बाद से बिहार की राजनीति में बहुत अधिक सक्रिय नहीं। हां, इन दिनों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है अगले वर्ष की शुरुआत में, तो यूपी में सक्रिय हैं, लेकिन बिहार में कोई बहुत बड़ी सक्रियता नहीं है। गाहे बगाहे केवल एक बयान जो है दिए आ जाता है उनके हवाले से। लेकिन महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी है, महागठबंधन के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं है आज भी। अगर आप विपक्ष में है, विपक्षी गठबंधन में है, तो विपक्ष में जो विपक्ष का नेता होता है उसकी जिम्मेवारी होती है ना कि सबको साथ लेकर चले। लेकिन विपक्ष का नेता दिखते ही नहीं है कि वो गठबंधन के नेता हैं। जितने भी कार्यक्रम होते हैं विपक्ष के, कहीं भी आरजेडी के अलावा दूसरा कोई राजनीतिक दल दिखता नहीं है, और मुकेश सहनी भी नहीं दिखते। तो पहला कारण दोस्तों यह है कि गठबंधन की राजनीति में जिस प्रकार से मुकेश सहनी के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान व्यवहार हुआ, और उसके बाद से भी विपक्ष की राजनीति में, आंदोलन में कहीं भी कोई भूमिका नहीं। दूसरा कारण भी है दोस्तों, और इस कारण के लिए मुकेश सहनी स्वयं जिम्मेवार है। जब से मुकेश सहनी ने तय किया कि वो अपनी पार्टी बनाकर चुनावी राजनीति करेंगे, तब से मुकेश सहनी ने चुनाव आधारित राजनीति ज्यादा की कि किसके साथ गठबंधन करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे, कितनी सीटें मिलेगी, कौन सा पद मिलेगा। इसके बदले अगर मुकेश सहनी, मेरा मानना है, आप कितने सहमत है बताइए कमेंट करके, इससे ज्यादा बेहतर होता है कि मुकेश सहनी अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करते हैं, जिससे कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो प्रशांत किशोर की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर मुकेश सहनी का संगठन मजबूत होगा अगर, तभी लोग मुकेश सहनी के पास आएंगे। लेकिन मुकेश सहनी ने चुनाव पर जितना फोकस किया, गठबंधन पर जितना फोकस किया, तेजस्वी यादव के साथ रैलियों पर जितना फोकस किया, उसका 25% भी मुकेश सहनी ने अब तक अपनी पार्टी के संगठन के निर्माण में मुकेश सहनी ने फोकस नहीं किया है। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है, मुकेश सहनी को पार्टी चलाना है या जाति की संगठन चलाना है, यह तय करना पड़ेगा। अपनी जाति की राजनीति करके मुकेश सहनी कभी सत्ता में आ पाएंगे, यह कोरी कल्पना है। अब इस बात का तो एहसास मुकेश सहनी को हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जाति नहीं, जमात की राजनीति करनी पड़ेगी मुकेश सहनी को, और कुछ ऐसे चेहरे मुकेश सहनी के साथ होने चाहिए जो आज की चुनावी राजनीति दोस्तों एक प्रकार का मैनेजमेंट है। आपने देखा अभी कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कैसे हराया।
मैनेजमेंट है। तो ये चीजें मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं इसकी कमी है, संगठन की कमी है। उनके साथ एक टीम, और वो टीम जो है विजिबल होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि मुकेश सहनी के अलावा और कौन कौन है मुकेश सहनी की पार्टी में। अब तक इस चीज का अभाव रहा है मुकेश सहनी को। आप कितने सहमत है बताते रहिए कमेंट करके दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया है, यहां पर संवाद करते हैं हम। और तीसरा है कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को केवल एक मुद्दा पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है कि आप निषाद समाज के नेता हैं, जैसे लालू यादव समाज के नेता हैं, नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते थे, सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं, लेकिन केवल लालू यादव की राजनीति यादवों के बल पर नहीं चली है। जब जब लालू यादव को सफलता मिली है, केवल यादवों के बल पर नहीं मिली है, याद रखने की बात है। नीतीश कुमार को सफलता मिली, केवल नीतीश कुमार को कुर्मी जाति के नाम पर सफलता नहीं मिली है। सम्राट चौधरी को केवल कुशवाहा जाति के मुद्दों के आधार पर सफलता नहीं मिली है। यहां तक कि जीतन राम मांझी को भी जो राजनीतिक सफलता मिली है, केवल जो भी मिला, एक वर्तमान में मंत्री ही है केंद्र में, खुद अकेले सांसद हैं, लेकिन वो सफलता जो भी मिली है वो केवल अपनी जाति के बल पे नहीं मिला है। चिराग पासवान को केवल अपनी जाति के बल पे नहीं मिला है। तो मुकेश सहनी को भी अपनी पार्टी की स्वतंत्र छवि बनाकर कुछ मुद्दों पर काम करना पड़ेगा, और इन मुद्दों पर चुनाव में जीते या हारे संघर्ष करना पड़ेगा। मुकेश सहनी को एक चीज सीखना पड़ेगा दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कई बार कि बिहार में अब तक मैं बता रहा हूं, एक भी नेता ऐसा स्थापित नहीं हुआ है जिसने जनता के साथ मिलकर सड़क पर संघर्ष न किया हो, जिसने पुलिस की लाठी नहीं खाई हो। चाहे वो लालू यादव रहे हो, चाहे वो सुशील मोदी रहे हो, चाहे वो नीतीश कुमार रहे हो, चाहे वो रामविलास पासवान रहे हो। क्योंकि मुकेश सहनी चिराग पासवान नहीं है, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव नहीं है, मुकेश सहनी दीपक प्रकाश नहीं है, मुकेश सहनी संतोष सुमन नहीं है। इन सबों के पिताओं ने इनके लिए विरासत तैयार किया है। लालू यादव का विरासत तेजस्वी के साथ है, रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान के साथ है, जीतन राम मांझी की विरासत संतोष सुमन के साथ है, लेकिन मुकेश सहनी सेल्फ मेड हैं, खुद के बने हुए हैं। तो जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन के लिए किया है, मुकेश सहनी बनने के लिए, एक नेता बनने के लिए वो संघर्ष करने की आवश्यकता है। मुकेश सहनी को बिहार की सड़कों पर संघर्ष करने की आवश्यकता है। वो संघर्ष लालू यादव ने किया है। लालू यादव सेल्फ मेड नेता है, नीतीश कुमार सेल्फ मेड है, सुशील मोदी सेल्फ मेड रहे हैं, रामविलास पासवान सेल्फ मेड राजनेता रहे हैं। ऐसी राजनीति करनी पड़ेगी। लेकिन चुनाव है, जीत हो हार हो, और उसके बाद मान लीजिए आप गायब हो जाएंगे अगर, तो फिर आप लंबी राजनीति के घोड़े नहीं हैं, लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं आप। यह बात स्वीकार करना पड़ेगा मुकेश सहनी को, और मुकेश सहनी को यह बात स्वीकार करना पड़ेगा कि हर सफल व्यक्ति के पास एक उसका क्रिटिक होता है। यानी ऐसा मित्र होना चाहिए मुकेश सहनी के पास जो उसकी मुंह पर उसकी आलोचना करता हो। क्या मुकेश सहनी के पास ऐसा कोई मित्र है? ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा मुकेश सहनी को, जो मुकेश सहनी को गलत रास्ते पर जाने से रोके, और हर वक्त मुकेश सहनी की गलतियों पर टोके, और मुकेश सहनी के साथ रिश्ता बनाकर चले, रिश्ता निभाए। एक टीम वर्क डेवलप करना पड़ेगा मुकेश सहनी को। तब मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा बनेंगे, क्योंकि ऐसे चेहरे 90 के दशक के बाद बिहार की राजनीति में नहीं आया है। सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता ने उनके लिए जमीन तैयार किया था, प्रारंभिक जमीन उनके पिता ने तैयार किया था। आज मुकेश सहनी ऐसा कोई नेता नहीं है, लेकिन साबित करना पड़ेगा मुकेश सहनी को कि मुकेश सहनी खुद के बने हुए हैं। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।